राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और राशिद भाई ही हैं। राशिद भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? अच्छा, बहुत सी बातें स्टार्ट और याहिया भी हैं और याहिया भी हैं आज तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। राशिद भाई, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? कल भी हमारी बात हो रही थी और हमें बहुत ही लैक लस्टर अपनी टीम की परफॉर्मेंस नजर आ रही थी और अब तो कल तक तो नहीं नजर आ रही थी वैसे। हाँ, लेकिन कल जब हम बात कर रहे थे उस वक्त तक ऑब्वियसली हाँ, तो हम यही कर रहे थे। आखिरी इनिंग जरा ज्यादा लैकलस्टर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहले ये टेस्ट क्रिकेट जो होती है ना, पहली इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जिस तरह से मैं समझता हूँ ज्यादा रन कर लिए थे वेस्ट इंडीज ने। 196 for 3 थे, शायद इस पिच को देखते हुए रन ज्यादा थे और लेकिन बॉलर ने कमबैक किया दोबारा से अच्छा। नेक्स्ट मॉर्निंग को अगर हम देखते हैं कि उनको आउट कर दिया, 311 पे आउट किया। उसके बाद शान मसूद 3 पार्टनरशिप में बड़ा अहम रोल अदा किया है कि मामूला के साथ 155 का सेकंड विकेट पे, 41 का बाबर आजम के साथ, 40 का सलमान अली आगा के साथ। इसका मतलब है कि 225 रन तक शान मसूद इन्वॉल्व रहे और वो बहुत इम्पोर्टेंट इनिंग थी उनके लिहाज से भी, पाकिस्तान के लिहाज से भी। देखिए, सेकंड इनिंग में तो तवक्कुआत होती हैं कि लास्ट 4th इनिंग होती है ना, उसमें शायद पिच का बिहेवियर ऐसा हो जाता है, चांसेस होते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहले इनिंग्स में जिस तरह से हम लोग आउट हो गए, हम बहुत अच्छी कमांडिंग पोजीशन में आ चुके थे सेकंड डे और 88 रन बनाए, हमारे 7 आउट हो गए। वो डे ऐसा था कि हम अगर लीड लेते वहां पे थोड़ी बहुत 40-50 की लेते तो और बेहतर हो जाता। फिर एक दफा फिर हमारी बॉलिंग हमें वापस लेके आई मैच के अंदर। थर्ड डे आपने देखा होगा आउट किए मोहम्मद अली ने, फिर अब्बास ने गेम को वापस लेके आया। कल अब्बास ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो टारगेट बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन पिच को देखते हुए और हमारा एटीट्यूड और हमारी हिस्ट्री लास्ट 2 ईयर की देखते हुए तवक्कुआत ये थी कि 13 मैच होगा 17 में से कि पाकिस्तान को हार जाएगा। हाँ, ये था कि शान मसूद अगर फिट होते, ऊपर बैटिंग करते, या इमाम उल हक अच्छी बैटिंग करते, अजान लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ा था कि वो रन ज्यादा कर रहे थे इस पिच के। शमार जोधफ ने आखिर में वो भी लेफ्ट हैंडर से मारा है। लेकिन जो अप्रोच रही हमारे बैट्समैन की, बैटर्स की चेज करते हुए, वो बिल्कुल ही ऐसी थी कि हम सरवाइव करने आए और 4 दिन क्या, हम 3.5 दिन में मैच खत्म कर देंगे। यही चीज रही। इसमें हमें सीनियर लोग चाहिए होते हैं टीम के अंदर, प्लेयर्स भी और आपका कोचिंग स्टाफ होता है ना, वो भी। अगर हम देखते हैं कि बहुत यंग है, अब किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, यंग है सरफराज, उनके लिए ये चीज थोड़ा टफ लग रही है मुझे। लेकिन उससे पहले देखिए जो अपॉइंट किया था वो अजहर महमूद थे, वो व्हाइट बॉल के बहुत बेहतरीन कोच होंगे और उससे पहले जैसन गिलेस्पी थे। तो आप अगर हम इस तरह से अपने कोचेस को लेके चलेंगे, शायद थोड़ी सीनियर के ऐसा, क्योंकि हमारी टेक्निक का इशू आता है, टेक्निक बैटिंग में, तो उसमें हमें सुधारने की जरूरत है। हालांकि सुधारने की जरूरत है और जब जाहिर है मैच हम हार गए तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। हम याया भाई आपसे पूछेंगे कि आखिर की अगर 3 पार्टनरशिप्स हम देखें तो बाबर ने 43 बॉलों का सामना किया, जबकि टेल एंडर्स ने मजमूई तौर पर 45 गेंदों का सामना किया। अब बाबर तबातुर के साथ सिंगल लेते थे और फिर टेल एंडर वेस्ट इंडीज बॉलर्स का सामना करने के लिए वहाँ मौजूद होता था। एक राय ये भी है कि बाबर को इस रवैये में भी मोहतात रहना चाहिए था कि खुद ज़्यादा गेंदों का सामना करना चाहिए था। लेकिन व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस फर्स्ट एंड देन वी हैव अदर थिंग्स टू टॉक टू यू एज़ वेल। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, और मैं अपनी गुफ्तगू की शुरुआत एक कथा से करना चाहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहबरी का सवाल है। टेस्ट मैच के पहले 3 दिन क्या हुआ छोड़ दीजिए उसको, आपको 211 रन की जरूरत थी और आपकी टीम जो है वो सिर्फ 120 रन पर पवेलियन लौट गई। जब आपका कप्तान ही डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलेगा, और मुबारक हो बाबर आजम के फैंस को, और बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान हैं, उन्होंने 54 रन स्कोर किए, 158 रन स्कोर किए 117 गेंदों पर। एक और उनकी इनिंग चली गई है बगैर सेंचुरी के, लेकिन पाकिस्तान हार गया है, बाबर आजम जीत गए क्योंकि एक एंड पर बाबर आजम नॉट आउट खड़े रहे और पाकिस्तान टीम जो है वो खिजा रसीदा पत्तों की तरह जो है हमारी विकेटें गिरती रही। कहाँ गए आकिब जावेद साहब? मैं उनसे जानना चाहता हूँ। वो कह रहे थे जी शान मसूद जैसा कप्तान हमको नहीं चाहिए क्योंकि शान मसूद जो है वो टेल एंडर से पार्टनरशिप करवा देते हैं। मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, पहली इनिंग में बाबर आजम कप्तान 4
विकेट ने 54 रन की पार्टनरशिप कर दी, 311 रन किए वेस्ट इंडीज ने। सेकंड इनिंग में 93 फॉर 7 थे वेस्ट इंडीज के, और यहां से उनके आखिरी 3 बैट्समैनों ने 88 रन की शराकत कर दी, कुछ नहीं सकता ना। अब उसके बाद आ जाते हैं बाबर आजम की तरफ। आप 211 रन चेस कर रहे हैं, और अगर बाबर आजम के 117 गेंदे में निकाल देता हूं साइड में, तो उसके बाद बाकी बैट्समैनों ने 125 गेंदे खेली हैं। आप मुझे बताइए कि कप्तान, चलें ठीक है, सलमान अली आगा को आप खिला रहे हैं, रिजवान को आप खिला रहे हैं, आप खिला रहे हैं आमिर जमाल को, लेकिन भाई आपने तो मजाक करके रखा हुआ था। आप एक सिंगल लेते थे और दूसरा एंड के ऊपर चले जाते थे। अब आप मुझे बताइए कि आखिरी बैट्समैन के साथ आप खेल रहे हैं, और जब मोहम्मद अब्बास बैटिंग करने के लिए आए, उस वक्त बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 37 रन स्कोर किए थे 65 गेंदों पर। उसके बाद जो अब्बास के साथ उनकी पार्टनरशिप होती है, उसमें वो 42 गेंदों पर 21 रन बनाते हैं, और अब्बास 33 गेंदें खेलकर 23 रन स्कोर करते हैं। जिस टीम का कप्तान खुद बच रहा होगा, तो फिर उस टीम के हालात कैसे होंगे? ये तो कप्तान की बात है, आपने कुछ हासिल नहीं किया। अच्छा, वैसे यही पॉइंट या डू यू थिंक इट वाज, मतलब ये बच रहे थे या फिर मौके की? एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आपकी क्रिकेट कभी ठीक नहीं होती। आपकी टीम को कौन सेलेक्ट कर रहा है? मिसबाउल हक साहब सेलेक्ट कर रहे हैं। पिछले 6 साल से वो हर क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो एसोसिएट होकर मुंतखब कर रहे हैं खिलाड़ियों को। वो क्या करते थे? वो टुक टुक करते थे, टीम हार जाती थी, और वो अपने 70-80 रन करके चले जाते थे। इस टीम के बैटिंग कोच कौन है? असद शफीक साहब हैं। कल पाकिस्तान की टीम सिर्फ वेस्ट इंडीज से नहीं आ रही है, पाकिस्तान की खवातीन टीम जो है वो श्रीलंका से बिहार गई है, और उस टीम को भी किसने सेलेक्ट किया था? असद शफीक साहब ने, जो कि इस टीम को भी सेलेक्ट कर रहे हैं। बैट्समैन नाकाम हुए, ड्रेसिंग रूम में वो एज ए बैटिंग कोच मौजूद है। भाई जब आप इन लोगों को नहीं निकालेंगे, मिसबाउल हक, असद शफीक जैसे लोगों को, तो आपकी क्रिकेट इसी तरह पानी के ऊपर तैरती रही। अच्छा, ये जो हमने बात की, मैंने भी या सवाल किया था राशिद भाई कि बाबर ने जिस तरह टेल एंडर्स के साथ खेला, खुद ऐसा लग रहा था कि खुद बच रहे हैं और उनको सामना करा रहे हैं गेंदों का, ये हमारा तासुर हो सकता है, या फिर डिड यू आल्सो फील द सेम? देखिए, वनडे या T20 होता है ना, तो उसको मैं मान सकता था, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट ही 99 विकेट गिर गई थी 71 रन के ऊपर। ये इन दोनों की मेहरबानी है कि 120 तक ले गए, वरना ये 71 या 72 पे ऑल आउट भी हो सकते थे। इतना मैटर मैं ये समझता हूँ कि नहीं करता था जब 9 विकेट गिर गई हैं। हमारी पहली इनिंग इंपॉर्टेंट थी, बाबर से वहां पे रन चाहिए थे, 27-28 या 30 रन किए उन्होंने, वहां पे 70-75 या 100 करते शान मसूद की तरह या इमाम की तरह, तो हम लोग 70-80 की लीड लेते। हम सेकंड डे हमारी यही बात हो रही थी, हम कितनी लीड लेंगे। शो में हमने यही बात की थी, पाकिस्तान को एक दफा बैटिंग कर। एक दफा बैटिंग उस वक्त होती है जब आपकी बैटिंग ऑर्डर चल रही हो, 211 रन चेज करते हुए आपके ऊपर से 50 रन पे 8 विकेट गिर गई हो, गेम ओवर हो गया था। ये तो ले गए बहुत आगे, टी के बाद भी ले गए था। ये बड़े सुनहरी उसमें में लिखा जाएगा, ये टी से आगे लेके चले गए मैच। पाकिस्तान तो मैच उसी वक्त हार गया था जब 3 विकेट गिर गई थे 20 रन के ऊपर। चांस नहीं था, क्योंकि हम हमेशा रिपीट करते हैं, अपनी हिस्ट्री को जरूर देखते हैं। हम लोग 17 मैच जो हम लोग जो बात करते हैं, यही के साथ भी 4 दिन पहले शो किया था, शान मसूद के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, एज ए कैप्टन अच्छी नहीं रही, हार गया पाकिस्तान, लेकिन अकेला वो वजह नहीं बना था। पूरी सिलेक्शन कमेटी, पूरी थिंक टैंक, पूरा कोर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो क्रिकेट को चला रहे हैं, चाहे वुमेन को चला रहे हैं, चाहे अंडर-19 चला रहे हैं, चाहे पाकिस्तान मेंस की चला रहे हैं, तो हर एक का अपनी जगह रोल है, स्पेशली हमारे बैटर्स का, और कहीं किसी हद तक बॉलर्स का। किसी की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं आई, तो इसको एक दफा फिर अब 9वें नंबर और 8वें नंबर की टीम का मुकाबला था। लग ऐसे ही रहा था कि दोनों नंबर 1 स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, लेकिन काफी किसी के, राशिद भाई आप कह रहे हैं कि किसी ने अपनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन मोहम्मद अब्बास ने एक बार फिर अपनी क्लास जरूर शो की है इसमें, और इस टेस्ट में 8 विकेटें जो हैं उन्होंने ली हैं, विच इज ट्रेजेडी कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद, मतलब एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होती, इट्स अ टीम एफर्ट। क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो ही वाज आउट क्लास। नहीं, हमेशा से वो रहे, तकरीबन फर्स्ट क्लास के अराउंड 900 विकेट्स है उनकी। 3 साल उनको ड्रॉप करके रखा कि पेस नहीं है उनकी, और ये किसी भी पिच पे इफेक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी लेंथ अच्छी है, इनको आइडिया है, थोड़ा सा लंबी बॉलिंग करने की सलाहियत भी है इसमें। लेकिन क्या है कि इन हमारे बॉलर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, गेम पे वापस लाए, लेकिन पहली इनिंग्स में इनको 200 से ज्यादा रन नहीं करने देने चाहिए थे। वो बाद में मूवमेंट हुई है, बॉल की है, सब कुछ किया है। फिर हम लोगों ने, मैंने जो देखा, हमने हैवी रोल लिया है। हैवी रोल का 2000 kg का हैवी रोल होता है,
और वेस्ट इंडीज ने लाइट रोल वो 500 केजी का, उससे बड़ा फर्क पड़ता है पिच के बिहेवियर का। तो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग देखें, वो भी बहुत आउट क्लास नहीं है, हमारी तरह ही है, लेकिन दोनों टीम की फास्ट बॉलिंग ने ही परफॉर्म किया है, जिसमें अब्बास भी है। इन 6-8 बॉलर्स में जितने भी खेल रहे थे इस टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के, अब्बास बहुत हाई क्लास के बॉलर है। वो उनकी हिस्ट्री देखें, पाकिस्तान के इस वक्त एवरेज के लिहाज से हमारे पास वसीम अकरम भी गुजरे हैं, वकार यूनुस भी गुजरे हैं, आमिर आशिफ भी गुजरे हैं, इमरान खान भी उसमें टॉप लिस्ट पे आ गए। तो इसका मतलब है कि लेट खेले एक तो, और साथ में इनके 3-3.5 साल जो बड़ी ट्रेजेडी है ना कि अब्बास के नाम से आज हम लोग तो ज़ाहिर है कुछ अरसे से बात करते हैं, वाकिफ़ हैं, लेकिन कितने ही लोग और जानते हैं। बिल्कुल नहीं जानते। ज़ाहिर है लेट खेले, वो मौके नहीं मिले, वो स्टारडम नहीं हासिल कर सके, लेकिन अब होपफुली जो है मौका मिला। अच्छा याया भाई, टेस्ट मैचेस हाँ अच्छा याया भाई, आप ज़रा रोशनी डालिएगा। अभी हम बात कर रहे थे अब्बास की भी, आमिर जमाल की बहैसियत ऑलराउंडर जो परफॉर्मेंस है या उनसे जो तकाजा था हमारा, आपको लगता है वो पूरा उतरे उस पर? देखिए अब्दुल्ला, आमिर जमाल 2025 के बाद एक बार फिर टीम में शामिल हुए हैं। मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि आप चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं। आमिर जमाल की एक परफॉर्मेंस के ऊपर जो है आप कह रहे हैं कि आमिर जमाल की वजह से आप मैच हार गए। भाई इस टीम के साथ एसोसिएट है T20 कैप्टन सलमान अली आगा, इस बार वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हैसियत से खेल रहे थे। मोहम्मद रिजवान, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, आपकी टीम 2 सेशन सरवाइव नहीं कर सकी यार बांग्लादेश के अंदर। यही बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जख्मी के लिए जो कारकर्दगी उन्होंने पेश की, वो ट्रांसलेट नहीं कर पाए इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट किधर जाएगी? आप लड़के तो चेंज ही नहीं कर रहे। आपकी जो टेस्ट क्रिकेट है वो बाबर आजम, सलमान अली आगा, इमामुल हक और रिजवान के ऊपर घूम रही है। अब बाबर आजम ने जिस तरह रिजवान को खिलाया, मैं बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया बात कर रही है कि इस टीम में जगह ही नहीं बनती इमामुल हक की, जिस तरह आपने उनको सेटल किया है। लेकिन भाई दोस्ती यारी का कल्चर तो चलेगा यहाँ पर। पहली इनिंग में उन्होंने अपने 50 किए, अब उनका इंग्लैंड तक का टूर जो है वो कंफर्म हो गया है। क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ये कह रहे हैं कि हमको वो प्लेयर चाहिए जो पाकिस्तान के लिए खेले हो। भाई ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं। चले ठीक है, आखिरी विकेट पर 23 रन स्कोर किए 33 गेंदों पर मोहम्मद अब्बास ने। अली उस्मान पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, अपने लिए भी वैसे याया नहीं खेल रहे क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी आपके सामने है। तो ये तो आपने बात जो की है उसको आगे लेके चले, ये तो अपने लिए भी नहीं खेल रहे। दे आर जस्ट नॉट, अपने लिए ही खेल रहे हैं ना उमा, अपने लिए तो खेल रहे हैं। 40 कर दिए, 50 कर दिए, अगली सीरीज पक्की हो गई। पाकिस्तान टीम किधर जा रही है? अपने लिए ही खेल रहे हैं। 1994 में पाकिस्तान नेशनल स्टेडियम में जीता था, आखिरी विकेट पर इंजमामुल हक ने मुश्ताक के साथ जो है वो 54 रन की पार्टनरशिप की थी कि हारा हुआ टेस्ट मैच जीते थे। पाली केले में यूनुस खान ने शान मसूद के साथ आखिरी विकेट 370 रन पाकिस्तान चेज कर रहा था। भाई हमें ऐसे क्रिकेटर चाहिए, लेकिन जब इन क्रिकेटरों को लाने वाले क्रिकेट बोर्ड में मिसबाहुल हक जैसे, असद शफीक जैसे सेलेक्टर मौजूद होंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा जी, ये तो अब ये बताएं, ये ट्रेजेडी ये बड़ी मैनीफोल्ड ट्रेजेडी है। बिकॉज अगर ये नए जो हैं जो कि अपने लिए ही खेल रहे हैं, जिस तरह याह्या कह रहे हैं, इनको भी अगर आउट कर दिया जाए, कैन यू सी के इनको रिप्लेस कौन करेगा? डू वी हैव एनीबडी जो इनको भी रिप्लेस कोई कर सके? और जो न्यू कमर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पे भी जरा रोशनी डाल दीजिए साथ ही। देखिए रिप्लेसमेंट तो मौजूद होती है, आप खिलाते किस तरह से। कामरान गुलाम आपको रिप्लेसमेंट मिली थी, पहले टेस्ट में 100 कर दिए, सेंचुरी की उन्होंने, फिर उनको आप बनाना चाहिए था। फिर हम वो दूसरे फॉर्मेट में भी चले गए, उसमें वनडे में भी खेले, लेकिन कुछ बहाने ऐसे बने कि वो भी बाहर हो गए। तो प्लेयर्स होते हैं आपके पास, ऐसा नहीं कि प्लेयर मौजूद नहीं है। तो आपकी फॉर्मेशन क्या है? हम लोग मिडिल ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे। वही रिजवान नंबर 5 नंबर 6 पे बैटिंग करते हैं, नंबर 7 पे सलमान अली आगा, नंबर 4 पे बाबर, कभी तो कभी कोई। लेकिन हमारे 7 ओपनर लास्ट 2 ईयर्स में चेंज हुए हैं, जिसमें हमने हुरैरा को भी खिलाया, अब्दुल्ला शफीक भी खेले, अजान अवैस भी खेले, अब्दुल्ला फजल भी खेले, इमामुल हक भी खेले, शान मसूद भी खेले। तो आपकी जो ओपनिंग जोड़ी होती है ना, वो आपकी मुस्तरद होनी चाहिए, उसमें चेंजेस कम होनी चाहिए। अब देखिए अभी ये ओपन किया है, अभी हो सकता है अब्दुल्ला शफीक टीम के अंदर वापस आ जाए, और उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है, ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस है। लेकिन हमें टेस्ट क्रिकेट में जो 2 ओपनर होते हैं वो और 2 शुरू के बॉलर होते हैं, वो चेंज नहीं करने चाहिए। ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो आपकी टीम खड़ी रहती है। इससे पहले टेस्ट सीरीज में अगर देखते थे तो नसीम शाह और शाहीन आफरीदी नहीं बॉल कर रहे थे, अब चेंज हो गए। तो ये एक फर्क है जो कि बुनियादी फर्क है टॉप टीम का, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया और इंग्लैंड जैसी या साउथ अफ्रीका, वो अपने
टेस्ट क्रिकेट के जो टॉप ऑर्डर होते हैं उनको मेंटेन रखते हैं, एक ही रखते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने टीम अनाउंस की है, 10 साल से उनकी वही जोड़ियां खेल रही हैं, वही नेथन लाइन है, वही कमिंग्स है, वही हैजलवुड है, वही मिचेल स्टार्क है। तो मुतवातिर तौर पे मौके मिलते हैं, परफॉर्मेंस होती है, फिटनेस रहती है, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो आपकी टेस्ट टीम स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, वो स्टैंड करती है। अभी हम 8वें से 9वें नंबर पे जा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और उसके ऊपर भी जो हमारे बयानात हम सुनते हैं, कैप्टन के सुने या कोचेस के सुने या हाई परफॉर्मेंस सेंटर से सुने, वो क्रिकेट से बहुत दूर होते हैं। तो इसको अभी चाहिए, जैसे यहिया ने बात की है, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हाई अथॉरिटी को देखना चाहिए कि कौन से लोग इस क्रिकेट को चला सकते हैं। या तो सारी चीज यहाँ पे प्राइवेट पूरा मान जाते हैं लोग, और अगर जो हैं जो नहीं चला पा रहे, यू नो, इन द एडमिनिस्ट्रेशन, इन द क्रिकेटिंग सेटअप, इन द सिलेक्शन कमेटी, इन अदर पोजीशंस, तो फिर इनको रिप्लेस करें। यही आया भाई भी कह रहे हैं ना, मतलब व्हाई नॉट। एंड मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूँ, यही तो आपसे बात कर रहा हूँ। अभी आपकी पैथेटिक परफॉर्मेंस इंग्लैंड में खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में रही, कप्तान कह रही है हम सीख रहे हैं। अब आप श्रीलंका गए, पता नहीं पहला मैच कैसे जीत गए, अगले दोनों मैच आप हार गए। अब पूछे उनसे, वही वहाब रियाज टीम के मेंटोर हैं, उनके ऊपर आपको भरोसा ही नहीं है, आपने उनको हेड कोच नहीं बनाया। वही अब्दुल रहमान टीम के स्पिन बॉलिंग कोच हैं, वही उमैद आसिफ टीम के फास्ट बॉलिंग कोच हैं, वही इमरान फरज साहब जो हैं वो पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हैं। भाई अगर खिलाड़ियों का एहतसाब होता है, अगर खिलाड़ी कटहरे में आते हैं, तो इन लोगों को भी कटहरे में आना चाहिए। You have a point. Yes. एक वक्त में 36 जगहों पर पांव रखकर बैठे हुए, परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही। मिसबाउल हक एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन इस टीम को नहीं दे सके। आपने जिस मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को क्रिएट किया है वो उनके SNGPL का है, और वो प्लेयर जो है उसकी परफॉर्मेंस मुझे बता दीजिए, कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आप कह रहे हैं 85% डेटा पे लेकर आएंगे। इस टीम को अगर आप डेटा पे सेलेक्ट करें ना, तो ये टीम ही नहीं सेलेक्ट होती डेटा के ऊपर। आपने कहा कि जी अब्दुल्ला फजल अनफिट हो गया है। Got it, got it. Yes, you're right. You made your point. और वैसे ही हमारा जो है वो बड़ा उदास है because of our performances। लेकिन ये जो याह्या कह रहे थे ना, इन सारों को जिन्होंने सिलेक्ट किया उनको डिसलेक्ट करना चाहिए और दैट, लेकिन जो सिलेक्ट कर रहे हैं क्या उनको सिलेक्ट करना चाहिए था? हम तो ऊपर तक बात जा रही है ना कि हु आर दीज पीपल, व्हाई आर दे सिलेक्टिंग, हु दे आर सिलेक्टिंग, और परफॉर्मेंस तो फिर सामने है। और कितनी ज़्यादा बातें हैं ना दिल दुखाने के लिए आज हमारे पास है।